हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आप जानते हैं कि हमेशा ही हम साइंस की आपको बहुत सारी ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट दे चुके हैं। उसी में आपका आज एक नया सीरीज़, एक नया सेट आपको देने जा रहे हैं। इसमें भी आपको हमेशा हम 20 क्वेश्चंस देते आ रहे हैं। इसमें भी 20 क्वेश्चंस हैं और ये भी क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सारे एग्ज़ाम्स के लिए। जिन लोगों ने भी अभी तक प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है वो हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। एक जनरल साइंस का प्लेलिस्ट है जिसमें सारे प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं, तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अभी तक ऑलमोस्ट 35-36 प्रैक्टिस सेट हम दे चुके हैं। इसके अलावा लूसेंट की हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं, रिवीजन करवा रहे हैं, तो वो अभी आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। डेली ही प्रैक्टिस करवाने की कोशिश कर रहे हैं हम, जिससे आपका तैयारी काफ़ी अच्छा हो सके। लूसेंट आप जानते हो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर एक एग्ज़ाम के लिए, तो हम उसके सारे सब्जेक्ट्स की रिवीजन करवा रहे हैं, आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको पीडीएफ चाहिए किसी भी चीज़ का, तो वो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। डेली करंट अफेयर्स आता है, आप उसे देखते रहिए, वो भी काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि करंट के साथ साथ हम बहुत सारा जीएस रिवाइज भी कराते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रिवीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, आप ऑलरेडी जानते हो। तो रिवाइज करते रहिए, इस चैनल से जुड़े रहिए। जुड़े रहने के लिए आपको इसे सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे हमेशा। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपको बहुत पसंद आता है तो शेयर भी कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, और जिन लोगों को भी हिंदी में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी, तो आज का जो क्वेश्चन मैंने लिया है उसमें मैक्सिमम जो वर्ड हैं वो इंग्लिश वाले ही वर्ड हैं, तो इसलिए परेशान नहीं होइएगा कि हिंदी में नहीं है या इंग्लिश में क्यों है। तो जो इंग्लिश वाले हैं उन्हें तो खैर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जो हिंदी वाले हैं उन्हें भी इस आज के क्वेश्चन में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप लोग परेशान नहीं होइएगा और मेरे वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा। मैं जो भी बोलती हूँ उसको सुनिएगा अच्छे तरीके से, तो आपको सब कुछ समझ में आएगा और अ, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आज का पहला क्वेश्चन है, हु प्रोनाउंडेड द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। इसके ऑप्शंस हैं स्पेंसर, डार्विन, वेलेस एंड हक्सले। आप जानते हो कि थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जो है, अभी हमने लूसेंट में आपको रिवाइज भी कराया है इसको, इवोल्यूशन चैप्टर को। आप वहाँ पे इसको देख सकते हैं। अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि स्पेंसर, वेलेस या हक्सले, ये तीनों ही इवोल्यूशन से रिलेटेड नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। डार्विन ने सबसे पहले इवोल्यूशन की थ्योरी को दिया था, और इसमें इम्पॉर्टेंट ये भी है कि उन्होंने एचएमएस बिगल नाम के जहाज़ पे पूरे विश्व का भ्रमण किया था और उसके बाद इवोल्यूशन की थ्योरीज दी थी बहुत सारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एक्सप्लेन फर्स्ट द इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। इसके ऑप्शंस हैं न्यूटन, आइंस्टीन, चार्ल्स डार्विन एंड लेमार्क। तो हु एक्सप्लेन फर्स्ट द इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, सबसे पहले एक्सप्लेन किसने किया था। इसके ऑप्शंस आप देख रहे हो, न्यूटन इसमें कहीं से भी रिलेटेड नहीं है। न्यूटन फिजिक्स से रिलेटेड है, उन्होंने बहुत सारी फिजिक्स में थ्योरीज भी दी हैं। और इनका थर्ड लॉ, मतलब फोर्स के, इन्होंने मोशन के लॉज दिए हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो थर्ड लॉ इनका काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है। आइंस्टीन भी केमिस्ट्री से रिलेटेड है, आप जानते हो कि E=mc² इनके द्वारा दिया गया था, और इसलिए इनको नोबेल प्राइज़ वगैरह भी मिला हुआ है। मतलब इनर्जी के बारे में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बताया है। चार्ल्स डार्विन, आप जानते हो इवोल्यूशन की थ्योरी दी है इन्होंने, सबसे पहले इवोल्यूशन के बारे में इन्होंने बताया है। लेकिन सबसे पहले जो एक्सप्लेन किया था वो लेमार्क ने किया था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। द म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन वाज इनॉन्सिएटेड बाई, मतलब म्यूटेशन थ्योरी किसके द्वारा दिया गया है। इसके ऑप्शंस हैं हक्सले, डार्विन, लेमार्क एंड ह्यूगो डिवरीज। तो आपको मैं बता दूं, ह्यूगो डिवरीज इसका करेक्ट आंसर होगा डी। ह्यूगो डिवरीज ने सबसे पहले म्यूटेशन स्टडी की थी। जीन्स में इन्होंने देखा था कि कुछ ऐसे सडन चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से फिनोटाइप बदल जाता है। आपको ऑलरेडी पता है कि फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या होता है। तो फिनोटाइप बदल जाने की वजह से लोग, मतलब जीन्स में जो चेंजेस आते हैं उसकी वजह से फिनोटाइप बदल जाता है, और उस फिनोटाइप की वजह से बहुत सारे चेंजेस आते हैं और इवोल्यूशन भी होता है। तो इसे म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन कहा जाता है, और इसको ह्यूगो डिवरीज ने दिया था।
अगला है द मेन फैक्टर्स ऑफ इवोल्यूशन इज, मेन फैक्ट्स ऑफ इवोल्यूशन, इसके ऑप्शंस हैं म्यूटेशन, अचीव्ड क्वालिटी, वेजाइनल बर्थ एंड नेचुरल सिलेक्शन। तो मेन कॉज क्या होता है? म्यूटेशन मेन कॉज नहीं हो सकता है क्योंकि एक सडन चेंज होता है, तो ये चेंज आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, ये हम कह नहीं सकते हैं। ये मैं आपको हमेशा ही बोल रही हूँ, सडन चेंज मतलब ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अचीव्ड क्वालिटी, जो भी हम अचीव करते हैं, जो भी क्वालिटीज़ हम इन्वायरमेंट के थ्रू या फिर हमारा जो सोशल इन्वायरमेंट होता है उसके थ्रू अचीव करते हैं, वो क्वालिटी हमारे नेक्स्ट जनरेशन में जाएगी कि नहीं जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। वेजाइनल बर्थ भी कोई रिवॉल्यूशन का कारण नहीं है, मेन फैक्टर इसको नहीं कहा जा सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, नेचुरल सिलेक्शन। नेचर जिसको सेलेक्ट करती है वही आगे चल पाता है, तो यही चीज़ सबसे मेन फैक्टर है इवोल्यूशन का, तो इसका करेक्ट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है आर्कियोप्टेरिक्स इज, आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? इसके ऑप्शंस हैं मोस्ट एंशियंट बर्ड ऑफ जुरासिक एज, रेप्टाइल्स ऑफ जुरासिक पीरियड, रेप्टाइल्स ऑफ ट्रायजिक पीरियड एंड रेप्टाइल्स ऑफ बोथ जुरासिक एंड ट्रायजिक पीरियड। तो मैं आपको बता दूं आर्कियोप्टेरिक्स जो है उसे कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स कहा जाता है, आप इसे नोट भी कर सकते हो। आर्कियोप्टेरिक्स इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, मतलब सबसे पहले रेप्टाइल्स आया था, तो रेप्टाइल जुरासिक या ट्रायजिक पीरियड में नहीं आ सकता है, तो ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे। मतलब रेप्टाइल्स जुरासिक पीरियड में थे लेकिन वो मतलब ऐसा नहीं है कि उसके बाद बर्ड्स का इवोल्यूशन हुआ हो, तो बर्ड्स का इवोल्यूशन जो है वो जुरासिक एज में हुआ है, मतलब जुरासिक पीरियड में बर्ड्स आए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आर्कियोप्टेरिक्स जो है उसे हम बोल सकते हैं कि ये मोस्ट एंशियंट बर्ड ऑफ जुरासिक एज है, क्योंकि ये रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है अबाउट होम इज सेड इंडियाज लार्ज वाइल्ड कैट हैज़ रिसेंटली बिकम एक्सटिंक्ट। इसके ऑप्शंस हैं चीताज, लियोपार्ड, टाइगर एंड लायन। मतलब किसके बारे में ऐसा कहा गया है कि ये इंडिया का सबसे बड़ा वाइल्ड कैट है? तो आप जानते हो कि चीता के बारे में कहा गया है ये बात, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, चीता। और आपको बता दूं ये 1951 में एक्सटिंक्ट हो चुका है, और इसे ये याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा हुआ है, तो ये वीवीआई क्वेश्चन है और ये चीज़ बहुत ज़्यादा पूछा हुआ है कि इंडियाज़ लार्ज वाइल्ड कैट किसे कहते हैं, तो ये चीता को कहते हैं और ये एक्सटिंक्ट हो चुका है 1951 में। अगला है लेटेस्ट एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन इज, मॉडर्न ह्यूमन का जो लेटेस्ट एंसेस्टर है वो कौन है? इसके ऑप्शंस हैं जावा मैन, क्रो मैग्नन मैन, नियांडरथल मैन एंड पीकिंग मैन। सबसे पहले तो पेकिंग मैन था, फिर जावा मैन था, फिर नियांडरथल मैन और उसके बाद क्रो मैग्नन मैन और उसके बाद होमो सेपियंस आया है। इसका मतलब है जो लेटेस्ट एंसेस्टर है वो क्रो मैग्नन मैन है, इसका करेक्ट आंसर होगा बी। और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी इसको माना जाता है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग था और क्रो मैग्नन इसलिए भी इसका नाम रखा गया है क्योंकि ये पत्थरों पे मतलब पत्थरों के औजार बनाया करते थे और शिकार भी किया करते थे, हंटिंग वगैरह, काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, इसलिए इनको क्रो मैग्नन कहा जाता है। और ये मॉडर्न ह्यूमन के एंसेस्टर इनको कहा जाता है, लेटेस्ट। अगला क्वेश्चन है मैमथ इज द एंसेस्टर ऑफ, मैमथ किसके पूर्वज हैं? इसके ऑप्शंस हैं डॉग, हॉर्स, कैमल एंड एलिफेंट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, एलिफेंट को मैमथ कहा जाता है। और मैमथ बेसिकली इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ठंडे में मतलब बर्फीले जगह में ये रह सकते हैं और मतलब रहते थे। और जैसे ममीज़ के बारे में आप सुने होंगे वैसे ही मैमथ है और ये एलिफेंट का एंसेस्टर इसको कहा जाता है। अगला है डॉल्फिन्स आर क्लासिफाइड इन, ये मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको याद हो सके, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मम्मी और मैमथ दोनों सेम है, तो ये याद रखने के लिए एक्चुअली ये टर्म आप यूज़ कर सकते हैं। डॉल्फिन्स आर क्लासिफाइड इन, इसके ऑप्शंस है फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। बेसिकली डॉल्फिन्स का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि ये फ़िश होगा, लेकिन ये फ़िश नहीं है, ये एक मैमल है, इसका करेक्ट आंसर होगा डी, डॉल्फिन्स मैमल्स में आते हैं।
मैमल्स मतलब जिसके पास मेमोरी ग्लैंड हो, अपने बच्चे को जन्म देती हो, तो ये सारे कैरेक्टर्स डॉल्फिन्स में प्रेजेंट होते हैं और इसीलिए इसको मैमल्स कहा जाता है, फिश नहीं। अगला क्वेश्चन है हेरोइन इज ऑब्टेन फ्रॉम। हेरोइन किससे प्राप्त किया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं इंडियन हेम्प, ओपियम पॉपी, टोबैको एंड एरेका नट। इंडियन हेम्प से जूट वगैरह मिलता है, मतलब हेम्प जूट रस्सी तैयार की जाती है, इससे हेरोइन नहीं मिलता है। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, ओपियम पॉपी। इसके लेटेक्स से मॉर्फिन बनाया जाता है और मॉर्फिन से हेरोइन बनती है। मतलब एसिटाइल मॉर्फिन को हम हेरोइन कहते हैं। मतलब एसिटिलेशन करते हैं मॉर्फिन का, तो उससे हेरोइन का फॉर्मेशन होता है। तो इससे आपका 2 क्वेश्चन तैयार हो गया। एक तो ये कि आपका मॉर्फिन जो है वो ओपियम पॉपी के लेटेक्स से मिलता है और उसका जब एसिटिलेशन करते हैं तो हेरोइन मिलता है, मतलब हेरोइन भी ओपियम पॉपी से ही मिलता है। अगला क्वेश्चन है द रीजन ऑफ लार्ज स्केल डाइवर्सिटी अमॉन्ग ऑर्गेनिज्म इज। इसके ऑप्शंस हैं एडेप्टेशन, कॉपरेशन, म्यूटेशन एंड पॉलीप्लॉइडी। मतलब डाइवर्सिटी ऑर्गेनिज्म में जो इतना ज़्यादा विभिन्नता है, डाइवर्सिटी है, वो किसकी वजह से है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, म्यूटेशन की वजह से है। बहुत सारे जो चेंजेज आ रहे हैं, अलग अलग वेराइटीज़ बन रही हैं, वो बेसिकली म्यूटेशन की वजह से बना है। एडेप्टेशन तो किसी इन्वायरमेंट में खुद को एडेप्ट करने को है, तो उससे डाइवर्सिटी नहीं बनती है। कॉपरेशन से भी डाइवर्सिटी नहीं बनेगी। पॉलीप्लॉइडी से बहुत कम डाइवर्सिटी आती है, लेकिन म्यूटेशन से लार्ज स्केल डाइवर्सिटी आती है। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है इम्यूनिटी इज मोस्टली रिलेटेड विथ। इम्यूनिटी किससे रिलेटेड है? मतलब हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो किससे रिलेटेड है? इसके ऑप्शंस हैं लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट, रेड ब्लड सेल्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स 2 तरह के होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो ह्यूमोरल इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और टी लिम्फोसाइट्स जो हैं वो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और ये बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करते हैं। आप जानते हो कि बॉडी में हमारे जो एंटीबॉडी बनती है वही एंटीजन से लड़ने में हेल्प करती है। मतलब जितने भी अदर ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी पे अटैक करते हैं उनसे बचाने का काम करती है। तो ये लिम्फोसाइट्स ही होते हैं। और याद रखिएगा बी एंड टी लिम्फोसाइट्स। और रेड ब्लड सेल से इसका कहीं भी कोई कनेक्शन नहीं होता है, क्योंकि लिम्फोसाइट जो है वो WBC का पार्ट होता है। मतलब लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स ये दोनों WBC के पार्ट्स हैं। मतलब WBC में आप जानते हो लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, एस्नोफिल्स, बेसोफिल्स, ये सब प्रेजेंट होते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स जो है वो प्लेटलेट्स को कहा जाता है। मतलब प्लेटलेट्स में थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं और ये भी हमारे बॉडी के डिफेंस सिस्टम को बनाता है, हेल्प करता है। लेकिन ये मोस्टली हमारी इम्यूनिटी इससे रिलेटेड नहीं होती है। तो ये भी याद रखिएगा। ये सारे इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं। अगला क्वेश्चन है द pH ऑफ ब्लड इज। ब्लड का pH कितना होता है? इसके ऑप्शंस हैं 5, 6.4, 7.4 एंड 8। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। ब्लड का जो pH होता है वो 7.4 होता है। अगला क्वेश्चन है इन विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी आर फॉर्म्ड RBC। मतलब RBC का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? रेड ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में कहाँ बनते हैं? इसके ऑप्शंस हैं लीवर, हार्ट, किडनी एंड बोन मैरो। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, बोन मैरो में RBCs का फॉर्मेशन होता है। हार्ट में किसी भी चीज़ का फॉर्मेशन नहीं होता है। हार्ट इज़ अ पंपिंग मशीन, ये सिर्फ ब्लड को पंप करने का काम करता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। किडनी फिल्ट्रेशन का काम करता है। लीवर आपका डाइजेशन में हेल्प करता है। सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है आपकी बॉडी का लीवर, इसे ही कहा जाता है। और इससे बाइल सिक्रेशन होता है जो कि फैट इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है, मतलब फैट के डाइजेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। और इसमें अगर हम बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं तो लीवर हमारा ख़राब हो जाता है, जिसे लीवर सिरोसिस कहते हैं। लीवर सिरोसिस एक्सेस अमाउंट ऑफ अल्कोहलिज्म की वजह से होता है। तो ये सारे इसके साथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं, आप इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है विच लाइट इज मोस्ट इफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस।
मतलब प्रकाश संश्लेषण में सबसे ज़्यादा कौन सा लाइट उपयोग होता है? इसके ऑप्शंस हैं रेड, ब्लू, ग्रीन एंड वायलेट। तो आप जानते हो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रेड और ब्लू लाइट होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा रेड लाइट में फोटोसिंथेसिस होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है थैलेसेमिया इज ए हेरिडिटी डिजीज विच अफेक्ट्स। थैलेसेमिया एक हेरिडिटी डिजीज होती है, ये याद रखिएगा, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन में ही मेंशन कर दिया है। हेरिडिटी डिजीज होता है जो किस चीज़ को अफेक्ट करता है? इसके ऑप्शंस हैं ब्लड, लंग्स, हार्ट एंड किडनी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। थैलेसेमिया एक ऐसा बीमारी होता है जो ब्लड को अफेक्ट करता है, मतलब ब्लड क्लॉटिंग सिस्टम को ख़राब कर देता है, थ्रोम्बोसाइट्स बॉडी से हटा देता है और ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिससे अगर कभी भी ब्लड लॉस होता है तो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में ब्लड लॉस होने लगता है। तो ये इसे थैलेसेमिया कहते हैं और ये ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा कराता है, मतलब ब्लड से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है इंटरफेरॉन इज यूज्ड फॉर द कंट्रोल ऑफ। इसके ऑप्शंस हैं कैंसर, डायबिटीज़, टीबी एंड टाइफाइड। तो इंटरफेरॉन्स जो है वो एक्चुअली हमारे सेल्स जो होते हैं उनमें कांटेक्ट इनहिबिशन होता है, मतलब एक दूसरे को बचाए रखने की कैपेसिटी होती है। लेकिन अगर कोई बाहरी मतलब बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने लगे तो एक सेल डेवलप होता है जिसे हम इंटरफेरॉन्स कहते हैं और ये ट्यूमर्स को बेसिकली ख़त्म करने का काम करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। कैंसर को मतलब एक्सेस ग्रोथ को, एक्सेस सेल ग्रोथ को रोकने के लिए इंटरफेरॉन्स का यूज़ किया जाता है। आप जानते हो डायबिटीज़ जो होती है वो इंसुलिन के डिफिशेंसी की वजह से हो जाती है। टाइफाइड एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, तो ये सब याद रखिएगा। साल्मोनेला टिफी की वजह से होता है। टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है, ये इसके साथ इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, विडाल। अगला क्वेश्चन है वाइट बर्ड डिजीज इन प्लांट इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ। प्लांट्स में एक वाइट बर्ड डिजीज होती है, मतलब क्लोरोसिस भी आप इसे कह सकते हो कि कलर खत्म हो जाता है, वाइट हो जाती है। तो वाइट बर्ड डिजीज किसकी डिफिशियंसी की वजह से, किसकी कमी की वजह से होता है? इसके ऑप्शंस हैं जिंक, कॉपर, बोरोन एंड मैग्नीज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। जिंक की कमी की वजह से वाइट बर्ड डिजीज होता है। अगला क्वेश्चन है वाइट रस्ट इज प्रोमिनेंट फंगल डिजीज ऑफ। इसके ऑप्शंस हैं व्हीट, मस्टर्ड, राइस एंड मिलेट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। वाइट रस्ट जो है वो मस्टर्ड में होता है और ये प्यूसिनिया की वजह से होता है। वाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड, प्यूसिनिया एक फंजाई होता है एक्चुअली, उसकी वजह से ये डिजीज होता है। अगला क्वेश्चन है येलो मोज़ेक डिजीज इन ओकरा इज कॉज्ड बाय। तो ओकरा आपको बता दूं ये एक भिंडी होती है, मतलब भिंडी की वेराइटी होती है जिसमें ये येलो वेन मोज़ेक डिजीज होता है। इसके ऑप्शंस हैं एफिड्स, वाइट फ्लाई, लीफ हॉपर एंड फंजाई। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, वाइट फ्लाई। ये आपके 20 क्वेश्चंस थे। इसके अलावा अगर आपको कोई भी, आपको कमेंट करके हमें बता सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम हो तो। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और इस चैनल से जुड़े रहने के लिए इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।